हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका भविष्य शुभ हो। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह अध्ययन का एकमात्र प्लेटफॉर्म है। आइए आज हम बात करते हैं गुप्त वंश और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। गुप्त वंश से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वह हम विस्तार से देखेंगे। तो गुप्त वंश का स्थापना जो है श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने ही भारत के 6 महाजनपदों को जीत लिया था। यह गुप्त वंश के बाद घटोत्कच और घटोत्कच के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना। श्री गुप्त ने आदिराज की उपाधि धारण की थी और यह जैन धर्म को मानने वाले थे। आप इनको याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। इसी की वजह से इसे लिच्छवी देवहित्र के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब इसका उपनाम है। यहाँ आप याद करेंगे। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है अगला शासक बन गया। यह बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त को अध्ययन करते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह इनका उपनाम है। इनको आप याद रखेंगे। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। इनके चलाए गए जो सिक्के थे उसमें वीणा बजाती हुई और वीणा का जो है चित्र अपने सिक्के में अंकित करते थे। वीणा बजाती हुई देवी का चित्र जो है अपने सिक्के में अंकित करते थे। इस प्रकार से यह संगीत प्रेमी ज्ञात करते थे। यह वैष्णव धर्म से संबंधित था। इनको याद रखेंगे। महाप्रतापी महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अगला शासक बना। यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, है ना। यह भी महाप्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय महाप्रतापी होने के वजह से इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में जो है शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। मतलब भारत में शकों आक्रमण किया, उनको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विफल कर दिया। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। यह बात आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत आदि जो है महत्वपूर्ण विद्वानों का इन्हीं की शासन काल में ही उदय हुआ। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्यभट्ट खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की। कहने का मतलब सूर्य और सभी ग्रह के बारे में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की। कुमार संभव जो है खंड काव्य है, मेघदूत महाकाव्य है। यह आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। यह आप जो है याद रखेंगे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल के बाद आगे आने वाला शासक भी महाप्रतापी शासक था। एक बात आप याद रखेंगे, कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। यह आप याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बाद ही कुमारगुप्त अगला शासक बना। भारत का शेक्सपियर की बात किया जाए तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने ही कराया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। यह बात आप जो है याद रखेंगे। कुमारगुप्त
नालंदा कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बाद स्कंदगुप्त जो है अगला शासक बना। कुमारगुप्त से उतना क्वेश्चन नहीं है। स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि स्कंदगुप्त के कुछ 2-3 महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो स्कंदगुप्त, इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। यह वेरी आईएमपी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखेंगे। इस वंश का आखिरी शासक, अंतिम शासक की बात करें तो भानुगुप्त था, यह आप याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता को इसी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैदिक सभ्यता कहने का मतलब वेदों से संबंधित कुछ बातें, वेद मतलब ज्ञान, इनसे कुछ बातें हैं, उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू के पॉइंट में संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखेंगे, स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था, है ना। अब वैदिक सभ्यता का थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट देख लेते हैं। भारत में वेदों की संख्या किया जाए तो कितना है? 4 है। वे वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेद है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है जी? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यह बात आप भी याद रखेंगे। आगे चारों वेदों को पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है, यह बात तो आप सब जानते हैं। ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र की रचना जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति है, यह आप याद रखेंगे, क्योंकि यही आंकड़े जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। साम्यवेद, साम्यवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद में क्या होता है? इसमें यज्ञ, कर्मकांड और कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। कौन सा में? यजुर्वेद में। आंशिक रूप से अगर बात किया जाए तो यह वेद जो है गद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद में क्या होता है? सबसे आधुनिकतम वेद अथर्ववेद को माना जाता है। इसमें जादू टोना टोटका अथर्ववेद से ही लिया गया है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है कल्हण है। आप इसको वेरी आईएमपी के रूप में याद करेंगे। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है कल्हण है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आप याद करेंगे। हेनसांग को हर्ष, दोनों का ह से आप बना लेंगे, और फाहियान को चंद्रगुप्त द्वितीय से बना लेंगे। भारत का आइंस्टीन की बात किया जाए तो नागार्जुन को बोला जाता है, मतलब भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप अंतिम तक वीडियो दिखे, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।